स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hey Siri, how are you? Excellent. Hey Siri, can you just tell me what is the weather today? Expect some clear skies today. Hey Siri, can you just tell me how to stop my parents from beating me? I found this on the web. What should you do if your parents beat you? My parents hit me as my way of discipline and I didn't turn out fine. 6 ways to largely control your parents when they develop wings. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और आज के इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक ऑन अर्थ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि पिछले कुछ समय के अंदर जिन्होंने बिलियंस बनाए हैं वो हमेशा किसी ना किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने सीरी से कुछ डिस्कस किया। ये एक सर्वे किया गया था रिसेंटली ब्रिटेन के अंदर, जहां पे ये देखा गया, बच्चों से ये पूछा गया कि एलेक्सा के बारे में आपका क्या ख्याल है। बोला कि आई एम हैप्पी विथ एलेक्सा। कुछ बच्चों ने तो यहां तक बताया कि वो एलेक्सा को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि एलेक्सा उनको ना नहीं बोलती। ये देखा गया इस रिसर्च के अंदर कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ करते थे, शट अप, सिट क्वाइटली, ये सारी चीजें बच्चे एलेक्सा पे एम्प्लॉय कर रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे, यूज कर रहे थे या असर्ट कर रहे थे और एलेक्सा चुपचाप सुन लेती थी। एलेक्सा के साथ बच्चों का कन्वर्सेशन जब पढ़ा गया तो यह दिखाई दिया कि किस तरीके से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को कैसे पनिश करूं मैं फॉर हर्टिंग मी। अब ये अच्छा है, गलत है, सही है, द राइट्स एंड रॉन्ग्स आर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एक समय था जहां पे शायद इंटरकास्ट मैरिज करने से आपको गलत माना जाता था, लेकिन आज समय है जहां पे इंटरकास्ट मैरिज की भी जस्टिफिकेशन है, सेम कास्ट मैरिज की भी जस्टिफिकेशन है, डेथ पेनल्टी की भी जस्टिफिकेशन है और डेथ पेनल्टी खत्म करने के लिए भी जस्टिफिकेशन है। In a society where there are no concrete norms, and if there are concrete norms, there are multiple ways of adhering to them. In such societies, the artificial intelligence, whether it is boon or bane, is difficult to list. आज के इस पूरे सेशन के अंदर द ओनली वीडियो यू विल फाइंड इन द वेब डिस्कसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे आप एक जनरली इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप एक यूपीएससी की एस्पिरेंट हो या चाहे कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, रिमेंबर, जब ह्यूमैनिटी बदल रही थी और आप अपने आप को क्लोथ या अपने लव्ड वंस को क्लोथ करने में बिजी थे, तो यू विल नॉट बी स्पेयर्ड आउट ऑफ द चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द ह्यूमैनिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के सोसाइटी का सत्य है और शायद इससे बड़ा सत्य होगा आने वाले 5 से 10 साल में। और अगर इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इससे अवगत नहीं रहते हैं, तो हमारे पीठ पीछे बैठे हमारे बच्चे घर में एलेक्सा से क्या बातें कर रहे हैं शायद हमें पता नहीं चलेगा। और पता चलेगा, लेकिन उनको पता चलेगा जो एलेक्सा का डेटा शायद स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये भी किस्से सामने आए हैं कि एलेक्सा हर चीज सुनती है, हर चीज रिकॉर्ड करती है और वो रिट्राइव की जा सकती है। फॉरेंसिक साइंस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में इसका काफी योगदान भी रहा। बट स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बढ़िया है, क्या बदलाव होने चाहिए, सोशल इंप्लीकेशंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या है, और सबसे खास जो शायद ओनली डिस्कस्ड टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनफॉर्चुनेटली कि एआई और जॉब्स, इसके बाहर के डायमेंशंस पे हमने एआई को कभी नहीं देखा। एक एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले यह है कि मेरे ही एक फ्रेंड है जिनके फादर अनफॉर्चुनेटली विथ पेन, आई एम सेइंग दिस, बेड पे है और शायद काफी सीरियस मेडिकल कंडीशन होने के कारण देयर आर कॉम्प्लिकेशंस व्हिच हैव डेवलप्ड।
उन्होंने मुझे हाल ही फिलहाल के अंदर एक बात बताई थी कि उन्होंने एक मेडिकल असिस्टेंट भी हायर किया है, लेकिन उनके फादर, बिकॉज उनके फादर अब बेड लाइन कंडीशंस के अंदर है, तो वो वहीं पे वो अपने आप को रिलीव करते हैं। तो अब वो मेडिकल प्रोफेशनल के साथ में शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और वो अपने बेटे को ही हर वक्त अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होता तो क्या उनके फादर के इमोशंस चेंज होते? क्या वो इतने कॉन्शियस होते किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या एक्ट को लेके? इन सारी चीजों को जानने से पहले कुछ 2-3 चीजें हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एलेक्सा और डिफरेंटली अनेबल्ड, मेरे ही एक रिलेटिव का एक्सपीरियंस रहा कि उनके ससुर जो हैं, उनके बड़े भाई, वो आंखों से देख नहीं सकते थे, विजुअली इंपेयर्ड थे या डिसेबल्ड या डिफरेंटली अनेबल्ड हैं, और हर वक्त पहले उनके साथ कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति का होना जरूरी था, क्योंकि वो इमोशनली भी टार्निश्ड थे, आइसोलेटेड थे, और शायद उनका फिजिकल मूवमेंट भी एज के साथ और विजुअल इंपेयरमेंट के साथ हैम्पर होने लगा। लेकिन उन्होंने मुझे यह बताया कि जब से उन्होंने एलेक्सा इंस्टॉल किया उनके रूप में, तो उनका जो एलिनेशन या फिर जो एक डिप्रेसिंग सिनेरियो था वो बदलने लगा। अब वो एलेक्सा के साथ बातें करते थे, एलेक्सा से चीजें, इंफॉर्मेशंस और चीजों के बारे में डिस्कस करते थे। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिफरेंटली अनेबल्ड लोगों के लिए कुछ बेहतर काम किया, या फिर क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंटली अनेबल्ड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बून है? लेट्स सी। एथिकल कार्स का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। निकोलस टेस्ला ने, सॉरी आई एम सो सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, एलॉन मस्क ने, निकोलस टेस्ला 369 का अलग कॉन्सेप्ट है उनका, एलॉन मस्क ने ऑटोमेटिक कार का डेवलपमेंट किया। अमेरिकन रोड्स पे, बहुत सारी और कंट्रीज में भी ये गाड़ियां आज रोड पे चल रही है। कोई प्रोटोटाइप नहीं है, एक प्रैक्टिकल एम्पेरिकल रियलिटी है। कुछ स्टेट्स अमेरिका के अंदर इसको बैन भी कर चुके हैं, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट्स और ऐसी चीजें थी जहां पे कुछ लीगल वायलेशंस और कुछ ना कुछ एथिकल कंसर्न्स रहे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कल कार्स को ज्यादा एथिकल बनाया जाए? 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी के अंदर युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि एक टाइम आएगा जब 2 टाइप की टेस्लास बनेगी, अल्ट्रुइस्टिक टेस्ला और इगोइस्टिक टेस्ला। अल्ट्रुइस्टिक टेस्ला वो होगी जो हमेशा कार के बाहर वाले बैठे हुए लोगों की जान बचाएगी अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस और ऐसी कोई चॉइस करनी पड़ गई तो। और इगोइस्टिक टेस्ला वो है जो ड्राइवर को एट एनी कॉस्ट सेफ रखने की, या लोग कार में जो कैबिन में जो है उनको सेफ रखने की कोशिश करेगी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स आउटसाइड। और कस्टमर्स को अब ये चॉइस मिलेगी कि वो जेएस मिल को चूज करना चाहते हैं या किसी और एक पर्टिकुलर फिलोसोफर की फिलॉसफी पे बेस्ड कार को चूज करना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज एआई के बगैर आ पाएगी? देखते हैं। और क्या ये आने से अच्छा है? दूसरी चीज, एआई और मैरिज पैटर्न्स। हमने रिसेंटली एलेक्सोगमी का भी कॉन्सेप्ट समझा, जहां पे लोगों ने एलेक्सा से शादी करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा ही एक इंसिडेंट और भी वेस्टर्न कंट्री में हुए हैं जहां पे रोबोट से शादियां हो रही है। हाल ही फिलहाल में एक बॉलीवुड शाहिद कपूर की मूवी भी आई है जहां पे उनकी शादी एक रोबोट से हो जाती है, जो एक रोबोट दिखने जैसा नहीं था, एक ह्यूमन जैसे दिखने वाली लड़की होती है। ये मैरिज पैटर्न्स के अंदर क्या क्या चेंज आई एआई से? हम देखते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली डोमिनेटिंग कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड्स, आर्टिफिशियल पेरेंट्स, आर्टिफिशियल फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड दिन ब दिन आइसोलेट होते जा रहा है। वी आर हैविंग कम्युनिटी एट द लेवल ऑफ फेसबुक, बट एट द लेवल ऑफ ग्राउंड रियलिटीज दोस कम्युनिटीज डज नॉट एग्जिस्ट. So the face-to-face interactions has been replaced by Facebook interactions. और इन circumstances में क्या artificial intelligence based robotic technologies क्या हमारी वो isolation, frustration या demands, lust, greed, jealousy या love या altruism को fulfill कर सकते हैं? क्या हमारी loneliness को tackle कर सकते हैं? देखते हैं, ये भी एक डिबेट है. चैट जीपीटी एंड फैमिली टाइम. चैट जीपीटी को आपने दर बदर यूट्यूब के ऊपर हजारों इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने करोड़ों बना लिए सिर्फ चैट जीपीटी के कोड्स को यूज करके. बात पैसे बनाने की नहीं है, लेकिन इसी चैट जीपीटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ भी आसान हो गई, नोट्स मेकिंग प्रोसेस आसान हो गया, टीचर्स का शायद पीपीटी मेकिंग आसान हो गया, वीडियो एडिट करना आसान हो गया.
हाल ही फिलहाल में द हिंदू के अंदर एक वीडियो एडिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल आया था कि किस तरीके से ये वीडियोस को बहुत फ्लुएंटली एडिट कर देता है विदाउट इवन मेकिंग इट लुक लाइक एन एडिटेड वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्रिएटेड वीडियोस। लेकिन कभी सोचा कि चैट जीपीटी से आने के कारण फैमिली टाइम में क्या बदलाव आया? जो शायद मैं 2, 2.5, 3 घंटे पीपीटी बनाने में लगाता हूं, अगर सपोज दैट इज द केस, या आप जो नोट्स बनाने में लगा रहे हो, या फिर एमएनसी के अंदर वो वर्कर या वो एम्प्लॉय जो टारगेट से ऑलरेडी दबा हुआ है, उसके हाथ में जब चैट जीपीटी आता है, तो क्या वो अपना समय बचा सकता है? और क्या उस समय बचाने के वो जो समय बचता है, क्या वो उसकी फैमिली वैल्यूज या फैमिली इमोशंस को स्ट्रेंथ कर सकती है? बिकॉज मैंने ऐसा सुना है, द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्स हु यू दैट यू वर्कड लेट टिल नाइट आर योर किड्स। आज मैं शायद अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या ये मेरा जो टाइम, मेरी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, टाइम घटाएगा? क्या वो टाइम मेरी फैमिली वैल्यूज को स्ट्रेंथ कर सकता है? क्या इसका कोई जीता जागता सीधा इंप्लीकेशन जुवेनाइल क्राइम्स के अंदर होगा? क्या चैट जीपीटी से मैं मेरे बच्चों का सोशलाइजेशन बेहतर कर पाऊंगा उन्हें समय देके? और क्या उससे लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगे? कभी यह भी सोचने वाली बात बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। Chat GPT is just not a productivity tool. Chat GPT is also a tool which can bring drastic social change in the various patterns of the system present in society. अब AI होता क्या है? ये सारी जो चीजें हैं वो डिबेट है, अलग अलग पहलू है, अलग अलग इंपैक्ट्स है, अलग अलग डायमेंशंस है। आज हर एक डायमेंशन आने वाले 1-1.5 घंटे में कवर करेंगे कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी, सॉरी नॉट जस्ट चैट जीपीटी, ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और अगर क्या सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आगे होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेस हमें करनी एविडेंट है, तो कैसी चीजों को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि एआई और सोसाइटी, एआई और ह्यूमंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सिनर्जी हो, ना कि एक स्ट्रॉन्ग डायलेक्टिकल रिलेशनशिप हो। आज जानते हैं 1.5 घंटे के इस वीडियो के अंदर मीनिंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो मीनिंग कुछ ऐसा है, एआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफोटेक एंड बायोटेक। इंफोटेक इज नथिंग बट कोडिंग एंड बायोटेक इज नथिंग बट सेंसर्स। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रूम्स में, घर में या ऑफिस में जाते हो तो लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। हे एलेक्सा ऑन द एसी, हे एलेक्सा प्लीज क्लोज द डोर, हे एलेक्सा प्लीज क्लोज द कर्टन। There are lot many such things you are often seeing, which you often called as Internet of Things or smart things. Smart bulb, smart lights, smart fan, smart AC और smart mic में भी। आज हेडफोन्स ऐसे हैं जहां पे नॉइज कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं हाथ रखता हूं मेरे हेडफोन के ऊपर, वो नॉइज कैंसिलेशन एम्बिएंट साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही हेडफोन में जब लगा के बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो स्लो हो जाता है ताकि दूसरे की भाषा और कम्युनिकेशन जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई दे। So it is technically an infotech and biotech combinations. Artificial intelligence is not just about coding. It is equally about sensors. Because only then there is a possibility that an interactions can be made between human and machine. और अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा सा है, एआई इज व्हेन मशीन कैन, एक मशीन जो हमने बनाई सोच सकती है, सीख सकती है, अंडरस्टैंड समझ सकती है, और ये सोचा हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ नॉलेज अपने आप अप्लाई कर सकती है और डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर। इसका सिंपल सा एग्जांपल कुछ ऐसा सा है, मान लो मैंने आपको 3 फैक्ट पढ़ाए, वो 3 फैक्ट 3 डिफरेंट सिनेरियोस में आप यूज कर सकते हो, जिससे रिलेटेड है वही फैक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन या रोबोट या फिर चिप के अंदर डाले, वो मशीन के अंदर अब कैपेसिटी है कि इन 3 फैक्ट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और टेस्ट के अंदर डिफरेंट अलग नए सिनेरियोस में भी यूज कर सके। दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सिर्फ
सीखना, समझना या सोचना वाली मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है। इसका हायर वर्जन या डेप्थ में देखें तो इन मशीन्स में इन तीनों की क्षमताएं ह्यूमन पे डिपेंड नहीं करती। दे कैन ऑटोमेटिकली लर्न, artificially create the intelligence which is engulfed into that particular artificial intelligent body. So this is the most simplest meaning of artificial intelligence. देखा जाए तो भाई ये artificial intelligence work कैसे करती है? How does AI work? AI is built upon acquiring vast amount of data. होता क्या है, बहुत सारा डेटा जो ह्यूमन लोगों ने बनाया, आपने और मैंने बनाया है। कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सुनने का तरीका, पढ़ना, नॉलेज, कंटेंट, जितनी चीजें बनाई है, चाहे वो एयर कंडीशन के वर्किंग प्रिंसिपल्स ले लो या क्रायोजेनिक के वर्किंग प्रिंसिपल्स ले लो, वो सारी चीजें एक चिप के अंदर या फिर एक सिस्टम के अंदर डाली जाती है। दैट इज द डेटा विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इज immersed or is inculcated into that particular electronic device which we are trying to manufacture or create. This data can then be manipulated to determine knowledge, patterns and insight. अब ये डेटा जो मशीन है अपने आप में इसके अलग अलग पैटर्न बनाती है। एग्जाम्पल के रूप में एक मूवी है, ऑस्कर अवॉर्डेड मूवी है, जॉन नैश के ऊपर है, गेम थियरी का जिसको नोबेल मिला था, ए ब्यूटीफुल माइंड। इसके अंदर ये बहुत ही उच्च दर्जे के मैथमेटिशियंस होते हैं। धीरे धीरे इनकी सिचुएशन ऐसे आने लगती है कि चलो इस मूवी के अंदर एक स्टोरी क्रिएट की गई थी, ये बंदे में इतनी कैपेसिटी होती है कि सामने बड़ी सी स्क्रीन के अंदर बहुत सारे कोड्स चल रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, सेकेंड्स में हंड्रेड्स ऑफ कोड्स जा रहे हैं। ये घंटों खड़े होकर सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनके पैटर्न्स को, और फाइनली डिकोड करता है वो इंफॉर्मेशंस, वो इंटेलिजेंस। अब देखा जाए तो ये ह्यूमन थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करती है। जो इंफॉर्मेशन इनमें डाली जाती है, इनके अंदर कनेक्शंस बनाने का काम ये आर्टिफिशियली करती है। इट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन इंफॉर्मेशंस, rather than it is relying on the information which is created by the humans inculcated into these machines, but he established different patterns out of the informations which we could not establish it. क्यों? हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है कि भैया 500 फैक्ट, 5 लाख फैक्ट, 5 करोड़ फैक्ट, एक लिमिट है, उसके बाद मैं उसकी प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा सकता हूं। सारा डेटा एट अ टाइम मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वी रिक्वायर एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म्स टू डू दैट। Determine knowledge, patterns and insight. The aim is to create and build upon these blocks, applying the results to new and unfamiliar scenario. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियलिटी में गोल ये होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस के एक नए नेटवर्क्स बनाए जाए और इस इंफॉर्मेशन को और कैसे सोसाइटी, ह्यूमैनिटी या प्रॉफिटेबिलिटी की बेहतरी के लिए कैसे यूज किया जा सके। तो ये है मैकेनिज्म। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में जाओ, यही प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे वो मशीन चलती है, चाहे वो डॉट से स्टार्ट होके टॉप तक क्यों ना जाए। अब मुद्दा ये आता है कि कितने टाइप्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। Artificial intelligence is an umbrella term used for the machines which can think, learn, create informations by the data which has been inputted into them. But there are different levels of artificial intelligence. जैसे सबसे पहले और सिंपलर फॉर्म का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? A computer system which is able to learn and adopt without following explicit instructions. ये नॉर्मली यूज होता है प्रिडिक्शन और एनालिसिस के लिए। तो स्टॉक मार्केट हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, बैंकर्स या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सब के अंदर ये मशीन लर्निंग की चीजें यूज होती है। तो मान लो मैंने 5 करोड़ लोगों का सेविंग डेटा और इंफॉर्मेशन, बर्थ और बर्थ डेट, ये सारी चीजें डाली, तो ये शायद स्क्रूटिनाइज करके मुझे बता देगा कि प्रोबेबल वायलेटर्स कौन कौन है, या मे बी कौन से प्रोबेबल मेरे मार्केट है जिनको मुझे लोन देना चाहिए, और उनको उठा के मैंने कॉल किया। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कॉल ऑल द 5 करोड़ कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हु इज हैविंग अ नीड फॉर लोन इन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे और ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। Narrow AI, narrow artificial intelligence क्या है? Referring to those which have been taught or have learned to undertake specific task without being explicitly programmed to do so.
इसके एग्जाम्पल्स है गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के अंदर एक एलेक्सा लगा रखा है। सुबह उठ के जैसे ही मैं आता हूं और उसे बोलता हूं कि एलेक्सा प्लीज प्ले द भजन्स, तो सबसे पहली चीज जो एलेक्सा मुझे बोलती है वो ये, गुड मॉर्निंग दिवाकर। मेरी वॉइस को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। हालांकि मेरे घर के अंदर मेरे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन मेरी वॉइस को वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ओके दिस इज दिवाकर। मेरी वाइफ बोले तो दिस इज डैश मेरे सन या मेरे डॉटर बोले तो दिस इज डैश। दिस इज नैरो एआई, जहां पे उसके पास कैपेसिटी आती है जो एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज कर लेती है विदाउट एनी ह्यूमन डायरेक्शंस और इंटरवेंशंस। आगे बढ़े, आर्टिफिशियली जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई के नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, और इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, which understands and learns any task or process usually undertaken by human। ह्यूमन कोई भी जो टास्क करता है वो सीख सकता है। मैट्रिक्स एक मूवी थी, वो इसका जीता जागता वर्चुअल एटलीस्ट फिक्शनल एग्जाम्पल है। हालांकि शायद अभी तक इस कैपेसिटी को डेवलप करना और गार्निश करना बाकी है, क्रिस्टलाइज नहीं हुई है। हो सकता है स्पेस मिशन या सर्जरी या फिर कुछ मेडिकल सिस्टम्स के अंदर ऐसे रोबोट्स बने हैं, बट येट ग्राउंड लेवल पे, कंजप्शन लेवल पे नहीं आ पाए हैं अभी तक उस लेवल पे। तो ये वो मशीन्स है जो ह्यूमंस के जैसे हर काम करना पॉसिबली सीख सकते हैं जो आप और हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स मूवी इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ एजीआई सिस्टम्स। इससे ऊपर आता है स्ट्रॉन्ग एआई। अब ये स्ट्रॉन्ग एआई किस भला का नाम है भाई? दिस इज टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद एजीआई। नॉर्मली एजीआई और स्ट्रॉन्ग एआई पे ज्यादा अंतर नहीं है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजीआई से इसको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया गया? इट शुड अप्लाई ओनली वन मशीन अचीव कॉन्शियसनेस। ये वो सारी एजीआई वाली मशीन्स है जिनमें अपने आप कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगे, वो खुद समझदार होने लगे। यहां पे मैं जो कर रहा हूं वो सीख रहे हैं, मैं ब्रश कर रहा हूं तो वो भी सीख रहे हैं, लेकिन इनमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि भाई मुझे ब्रश नहीं करना है, मैं तो मशीन हूं। दैट कॉन्शियसनेस व्हेन इट इज डिराइव्ड एंड अचीव्ड, तो वो स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है। जितनी बातें हमने सुनी है कि ये डेंजरस हो रहे हैं, वो यहां से या इन टाइप की मशीन्स पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब 2 मिनट जिस चेयर पे या बेड पे बैठ के ये सुन रहे हो, तो 1 मिनट शांति से पॉज करके ये सोचो, एजीआई भी ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पाया है अभी। स्ट्रॉन्ग एआई शायद आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और सिर्फ इनका अंडरस्टैंडिंग है जो आपको और मुझे बताया जा रहा है, और इसके लिए पूरी कम्युनिटी हर एआई के पैटर्न्स के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। These AI systems would enhance your life, my life. These AI systems may create threat to your life and my life. Therefore, all the artificial intelligence is not having a impact जो हमारा common sense knowledge बना, ये रोबोट है अपने आप में चलने लगेगा। हर AI system ऐसा नहीं होता है। There are systems which has limited capacity. कोई सिस्टम है जो सिर्फ बोलना सीख सकता है, कोई सिस्टम है जो मूवमेंट करके सर्व करना सीख सकता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। कई सिस्टम्स हैं जो हर चीज कर सकते हैं, कई सिस्टम हैं जो करने के साथ साथ कॉन्शियसली सीख भी सकते हैं, मे बी बाय देयर एक्सपीरियंस और बाय देयर मिस्टेक। यहां पे चीजें थोड़ी गंभीर होने लगती है, क्योंकि अब हमारा एक डायरेक्ट कंपटीशन रोबोट्स या मशीन्स से भी होने लगेगा। ठीक है, एक और मशीन्स है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है? व्हेन मशीन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द वे ह्यूमंस राइट एंड स्पीक, कन्वर्ट्स इंस्टेंटली वन लैंग्वेज टू अनदर। आज बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स है आपके पास, जो एप्स भी हैं
जो आपकी जो मान लो आप एक भाषा में बात कर रहे हो, वो दूसरी चाइनीज, दैट इज मैंडरीन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी में कन्वर्ट कर सकती है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जॉब का थ्रेट है? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल अपनी सोसाइटी को ओवरटेक कर लेगा? आर यू सीरियस? ये रैदर देन हमारी डाइवर्सिटी को ज्यादा बेहतर समझाएगा हमें। कल तक जो आप और हम स्पेन जाने के लिए कतराते थे कि भाई इंग्लिश नहीं बोलते हैं, स्पेनिश होगी, कॉन्वर्जेशन कैसे करूंगा, आज इस छोटी सी ऐप के बेस्ड पे मैं शायद पूरी दुनिया घूम सकता हूं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। So please understand, all the systems are not good, all the systems are not bad. The point is, एक सीरीज देखी थी मैंने रणदीप हुडा की, कैट करके। उस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला भी है, हाथ खराब होते हैं, हथियार नहीं। हथियार डिटरमाइन नहीं करते हैं चीजें अच्छी है या बुरी है, हाथ डिटरमाइन करते हैं। अब एक मशीन गन बच्चे के हाथ पे दे दो तो डेंजरस हो सकती है, वहीं पे एक लर्नड इंटेलेक्चुअल के हाथ में दो तो चांसेस है कि पॉजिटिव भी हो सकती है। सो लेट्स रैदर देन डिबेटिंग नाउ विल लुक इनटू द फैक्ट्स ऑन, फिर कंक्लूड करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है क्या नहीं। बट अब यहां तक हमने देखा कि व्हाट इज एआई, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एआई सिस्टम्स प्रेजेंट इन सोसाइटी। अब देखेंगे इसकी इंपैक्ट क्या रही, किस तरीके से आज तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स डेवलप हुए, सोसाइटी पे, समाज में उनकी इंपैक्ट्स दिखाई कैसे दे रही है, अच्छे हैं या बुरे हैं। बट इन सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का एक कोटेशन है जो मैंने इधर लिखा है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग हैज एंड्यूरिंग एसेंस एंड नथिंग इज कंप्लीटली सेटिस्फाइंग। द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, शायद यहीं से निकला होगा। आज जो हमें चैलेंज लग रहा है, शायद कल हमारा बून बन जाए। और आज जो हम बून समझ बैठे हैं, आज से 50 साल पहले हमें वो चैलेंज लग रहा था। लेट्स लुक हाउ हैज टेक्नोलॉजी फेयर्ड टिल नाउ, बिफोर जस्ट कमिंग इनटू अ कंक्लूजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है या बुरा है या इंपैक्ट क्या है। एक ओवरऑल सोसाइटी में फियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एलॉन मस्क हो, इनकी बहुत बड़ी डिबेट रही है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ खड़ा है एलॉन मस्क, और जुकरबर्ग साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। एक पॉजिटिव बोलता है तो एक नेगेटिव बोलता है। लेकिन ओवरऑल एक कॉमन मैन की नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी फियर है कि यार ये हमें रिप्लेस कर देगी, ह्यूमैनिटी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी, मशीनाइटी होगी, कुछ सम अदर वर्ड विच कैन बी कॉइन्ड फॉर दैट। टेक्नोलॉजी आज तक कैसे चली, अगर हम देखें पूरा रिपोर्ट का टेक्नोलॉजी का, तो जब डेस्कटॉप आया तब भी हमें फियर थी कि ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा हुआ क्या? हुआ तो नहीं, ह्यूमैनिटी तो खत्म नहीं हुई, कुछ जॉब्स बिगड़े तो कुछ जॉब बने भी। सेम चीज जब ओला उबर आया तो लोगों ने बोला काली पीली टैक्सियां दिल्ली में खत्म हो जाएगी। आज अगर कोई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जाओ तो वो चल रहे हैं और नई टैक्सियां भी जुड़ रही है साथ में। जब मैं इन ड्राइवर से पूछता हूं भाई ओला और उबर में क्यों नहीं चलाते हो, तो वो बोलता है साहब उधर भी चला लेता हूं, इधर भी चला लेता हूं। तो उसका जॉब खत्म हुआ या अपॉर्चुनिटीज बेटर हुई? तो टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज मेड अस fearful because we have always faced the syndrome of technology amnesia. This is a particular syndrome where people fear technology. लेकिन रियलिटी में देखें, in the long run of humanity, they have always, that is technology has always unlocked our potentials. हमें हमेशा हमारी पोटेंशियल को बेहतर किया। कुछ चीजों में बदलाव करना आवश्यक है अगर सिस्टम के साथ अडॉप्ट करना है। सर्दी लगती है मैं ठंडे कपड़े पहन लेता हूं, गर्मी लगती है मैं हाफ स्लीव्स में आ जाता हूं, तो मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। तो सोसाइटी भी अडॉप्ट करती चली आई है टेक्नोलॉजी के लिए। अब नेचर ऑफ ह्यूमन क्या है? ह्यूमन नेचर ऑफ टू टाइप्स। वन,
who is clear what he wants in life, the other who is actually a bit confused about his life. क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या ऑप्शनल लूं, क्या पढ़ूं, ये वीडियो देखूं या ना देखूं, कौन सा देखूं. हम आधी जीवन तो सर्च करने में लगा देते हैं. पहले आधा जीवन रोड पे था ट्रांसपोर्टेशन के कारण, ट्रैवल करने के कारण, और आधा जीवन आज गूगल पे बिता देते हैं हम अपनी लाइफ में. शायद एक रिसर्च करना अनिवार्य बनता है कि एक आदमी का एवरेज लाइफ स्पैन के अंदर कितना वक्त सिर्फ गूगलिंग पे चले जाता है. आई थिंक सम रिसर्च हैज टू बी कंडक्टेड ऑन दिस. अब क्लियरिटी अगर लोगों में है तो टेक्नोलॉजी इज अ बून. If clarity lacks, then technology starts shaping one's aims and aspiration. So those people who are clear, they are having better capacity to tame the technology. लेकिन जब खुद में ही क्लियरिटी नहीं है और ब्लेम हम टेक्नोलॉजी पे डालें तो शायद वो सही नहीं लगता. और अगर खुद में क्लियरिटी नहीं है तो टेक्नोलॉजी हमेशा मुझे गाइड करेगी, टेक्नोलॉजी हमेशा मेरी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन करेगी. स्पेशली एज द टेक्नोलॉजी गेट्स एडवांस्ड. अब अगर इन सर्कमस्टेंसेस पे टेक्नोलॉजी मान लो और ज्यादा एडवांस हो गई कि भाई वो खुद सीख रही है, इन सर्कमस्टेंसेस में जिन लोगों में क्लियरिटी नहीं है वो तो विक्टिम होंगे ही होंगे. जिनमें क्लियरिटी है उनमें भी कंफ्यूजन आने लगेगी, बिकॉज मशीन्स वुड टेल यू द अदर फैक्ट्स एंड यू मे लार्जली बेस योर डिसीजंस ऑन सर्टेन अदर फैक्ट्स. तो उधर कंप्लीट कंफ्यूजन का स्टेट डेवलप हो सकता है. अगर टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप हो जाए, rather than serving us, we would start serving our technology, making man tool in the hands of his own tool. अब फियर क्यों है इतना एआई का? जहां जाओ वहां पे एआई के फियर्स हैं. अब देखो, नॉर्मली पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है. क्या? एक है साइंटिफिक कम्युनिटी जो टेक्नोलॉजी में एआई की वाहवाही करते हुए थक नहीं रही है. दूसरी तरफ है सोशल साइंटिस्ट जो टेक्नोलॉजी के अंदर एआई की चैलेंजेस को हाईलाइट करते हुए थक नहीं रहे हैं. अब एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव व्यू है, एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव या फिर चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म्स है. अब रियलिटी ऑलवेज लाइज इन द ग्रे एरिया. न ये एक्सट्रीमली सही होने वाले हैं, न ये एक्सट्रीमली गलत होने वाले हैं. There would be both positive and negative fallouts as the number and the types of artificial intelligence varies from society to society. But जानना ये जरूरी है, ये फियर है क्यों हमें? ऐसा क्या करने वाली है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? स्टीफन हॉकिंग वर्ल्ड के शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडर्न डे के साइंटिस्ट रह चुके थे. अब इनकी डेथ हो गई है. क्या बोलते हैं वो सुनो. 2014 में बोला था इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ फुल एआई कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस. कंप्लीट एआई का डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा. ही सेड दैट वंस ह्यूमंस डेवलप एआई it may take off on its own and redesign itself at an ever increasing rate. अपने आप को वो इंप्रूव करते रहेगा हमेशा. और ह्यूमन इवोल्यूशन हॉकिंस मानते हैं और फैक्ट भी है, स्लो प्रोसेस है. हम धीरे धीरे मैच्योर करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं. हमारा इवोल्यूशन धीरे धीरे होगा और इमेजिन करो मशीन झटाक से इवॉल्व कर जाएगी तो ये हमें डोमिनेट करने लगेंगे. तो स्टीफन हॉकिंग डिड हैव अ फियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि शायद ये ह्यूमैनिटी को एंड की तरफ लेके आ जाएगा. बात सिर्फ इनकी नहीं है, और भी देखो आप. सुपर इंटेलिजेंस किताब लिखी हुई है. इन हिज बुक सुपर इंटेलिजेंस, निक बोस्ट्रॉम, अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, ऑथर, राइटर, gives an argument that AI will pose a threat to humankind. स्टीफन हॉकिंग का सेम थॉट इनके अंदर भी है. ये भी ऐसे ही जेनेटिक से इन्फ्लुएंस्ड है. He argues that sufficiently intelligence AI can exhibit convergent behavior such as, ध्यान से सुनना, acquiring resources or protecting itself from being shut down and it might harm humanity. ये मानते एक टाइम पे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा
कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगेगा और कोई भी चीज ऐसी जो उसके लिए नेगेटिव है वो उस चीज को रेस्ट्रेन करने लगेगा, उस दिन कहां जाओगे? उस दिन कैसे बचोगे? अगर इनमें दोनों लोगों की बात देखूं तो एक चीज क्लियर है, थ्रेट तो है, फियर तो है, डरना जरूरी है। लाइटली नहीं ले सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम, बिकॉज आज अगर लाइटली लिया तो सिनेरियो कल ऐसा 100% हो सकता है। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस हमेशा बोलते आए हैं। सिर्फ कुछ बेनिफिट्स के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर दें तो बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो हमारी ही रेस के सामने हम अपनी ही रेस को खत्म होते हुए देखेंगे। फिर फियर फैक्टर, एक और चीज जो बोली जाती है, जो आप और हम सुनते आए हैं, fear of automation that it will create massive unemployment goes back to the 19th century and so far the beginning of from industrial revolution से आज तक ये चलती हुई आई है। लेकिन साथ में एक चीज और समझने वाली है कि एक जॉब अगर खपत हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऑटोमेशन से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, तो और भी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के आर्म्ड फोर्सेस का एग्जांपल है कि एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 30 लोगों की जरूरत होती है। तो जब एक ड्रोन आ रहा है तो 30 लोग और ऐड हो रहे हैं उसी हायरार्की में, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी हो रहा है लेकिन डिफरेंट स्पीयर्स में। तो एक जॉब का फैक्टर, एक ह्यूमैनिटी के खत्म होने का फैक्टर, हम ये सारी फियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर जैसे हमें प्रेजेंट करती है। अब मुद्दा ये आता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, भाई ये फियर तो आपने सर आपने बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से है, ये फियर आज भी है, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिफरेंट है आज की टेक्नोलॉजी? उस टाइम स्टीम इंजन्स थे, मशीन्स थी, इक्विपमेंट्स थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सर कैसी बातें कर रहे हो? क्या दोनों में फर्क नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए शायद ये फियर फैक्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या फर्क है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे क्रिएट्स एंड इट में ऑल्सो जनरेट। मतलब आज हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, उससे चीजें जनरेट होती हैं। आज क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एआई जब आएगा तो वो क्रिएट करने लगेगा, विच आई मेंशन्ड हियर। इन द टाइम्स टू कम इट विल जनरेट प्लस क्रिएट। जब तक वो जनरेट कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है, जिस दिन वो क्रिएट करने लगा, वो हॉकिंस और बोस्टन साहब की चीजें क्लियर दिखने लगेगी। This nature of AI will differentiate it from all other forms of previous technology. Therefore, technological development today are feared as they were feared in the times. But this technology which we are developing, artificial intelligence, is way different than the nature of technology which we ever had in our societies. It is different this time. कैसे? Humans have two types of abilities: physical abilities, cognitive abilities. पहले मशीन के साथ हमें सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज में कंपीट करना था, ज्यादा तेज करना, ज्यादा फास्ट करना, ज्यादा झट से करना, ज्यादा एफिशिएंटली करना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेल्फ लर्निंग मशीन्स को लेके आएगी, वहां पे कॉग्निटिव चैलेंजेस भी होगा और कंपटीशन भी होगी। स्टॉकफिश जैसे रोबोट्स बने हैं और ये बताते हैं कि आज अगर क्रिएटिविटी चेस में देखी जाए तो युवल नोआ हरारी बोलते हैं कि क्रिएटिविटी इन चेस इज सर्टनली द स्पीयर ऑफ मशीन्स, नॉट ऑफ ह्यूमंस। बेस्ट 1 सेकंड के अंदर मिलियंस कैलकुलेशन को चाल को कैलकुलेट करके वो चल सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। तो ह्यूमंस, ये क्यों आज टेक्नोलॉजी डिफरेंट है? बिकॉज ये अब कॉग्निटिव लेवल तक आने लगी है, जबकि पहले की इंडस्ट्रियल लेवल की टेक्नोलॉजी सिर्फ फिजिकल लेवल पे थी। In the past, machine competed with humans in physical abilities. However, AI now beginning to outperform humans even in cognitive fields. Hence, this time it is not just machines are getting faster, but they are also getting smarter. Smart हो रहे हैं, तभी ये डर है हमें आउटपेस कर देगी।
सर हम भी तो और स्मार्ट हो सकते हैं ना, राइट। लेकिन हॉकिंस ने क्या बोला, हमारा इवोल्यूशन बहुत स्लो है इन कंपैरिजन टू मशीन, वो और फास्ट स्मार्टर हो सकता है, हम स्मार्टर होते रहेंगे लेकिन एट अ स्लोअर पेस। इट इज द पेस विच वेरीज बिटवीन बोथ ऑफ अस, द एआई एंड द ह्यूमन। सिंप्लीफाइंग पूरी चेंज को अगर हम करें, कॉग्निटिव चेंज का मतलब सर समझ में नहीं आया, तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुन्ना भाई को याद रखना। कैसे? मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट था केमिकल लोचा। आज न्यूरोसाइंस की स्टडीज दिखाती है कि जो इमोशंस है हमारे, वो एक केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के अंदर। तो जिससे आप फेमस एक वर्ड आया ना, डोपामाइन, कि यार गुड फीलिंग कैसे आती है, ये हार्मोन वो हार्मोन, 50 तरीके के हार्मोन्स के एस्पेक्ट आए कि नहीं देखो आप खुश होते हो तो ये डोपामाइन रिलीज होती है, ये इससे खाने से डोपामाइन रिलीज होगी, आप खुश रहोगे। एट द एंड हमारे इमोशंस को केमिकल इक्वेशंस तक पढ़ लिया गया है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन है, इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। और अगर ये इमोशन केमिकल इक्वेशंस है तो इस केमिकल इक्वेशंस को मशीन शायद हमसे बेहतर समझ पाएगी, बिकॉज दिस वुड लार्जली मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू decipher these chemical equations at a much more faster and a smarter manner in compared to humans. तो हंसी तो फंसी, मैं फंस गया क्योंकि उसके हंसी के तो कुछ और मतलब थे, लेकिन रोबोट समझ जाएंगे कि ये कनिंग स्माइल है, लवली स्माइल है, एनोइंग स्माइल है या डिजास्टरस स्माइल है। उस स्माइल के केमिकल रिएक्शंस को वो शायद कैलकुलेट कर पाएगा थ्रू सेंसर्स एंड ही विल अंडरस्टैंड द पैटर्न्स मच मोर इजियर। कहने का मतलब, सिंपल सा एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा है, मान लो मैं एक टेबल पे आपके साथ नेगोशिएट कर रहा हूं, तो एक लॉयर जब नेगोशिएट करता है तो वो मेरे एक्सप्रेशन पढ़ता है, मेरी स्माइल देखता है, मेरे आंखों की डेप्थ देखता है, मेरे हैंड मूवमेंट्स देखता है। यही चीज बैठ के तो हम कहीं ना कहीं चीजों को रीड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें एक मशीन ज्यादा बेहतर कर पाएगी। तो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रोबोट्स टू रिप्लेस पीपल इवन इन द सर्विस इंडस्ट्री हु आर लार्जली डीलिंग विद सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए है ये फियर कि हमारे इमोशंस को पढ़ के रोबोट्स हमें मैनिपुलेट कर पाएंगे। सॉरी, प्रॉब्लम ये है फियर की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डर नहीं लग रहा है, हमें डर लग रहा है कि कल ऐसी मशीन मेरे सामने खड़ी होगी जो मैं सोच क्या रहा हूं वो भी उसे पता है, और ऐसा सिनेरियो शायद कभी भी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप तार होने लगेगी, ब्रेकडाउन होने लगेगी। दैट इज द कॉज ऑफ फियर। तो ये डिफरेंट है हमारी मशीन्स में आज इन कंपेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। दूसरी जो महज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट आपके और मेरे लिए तो नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए यही डिबेट है, सर जॉब्स का क्या। आप भी शायद बहुत सारे बच्चे जब ये लेक्चर देख रहे थे तो आप इसी पार्ट का वेट कर रहे थे कि सर जॉब का क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ जॉब is only proving Marx right that the first act of the man is the act of production. पहले बैठ के ये सोचते हैं क्या जॉब ही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, सर्टनली है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाउ किया जाए अगर वो जॉब्स को बेहतर कर दे? इस इमोशनल रीडिंग का क्या? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं लाया जाए सिर्फ क्योंकि वो जॉब्स खत्म कर रहा है? भाई अल्टीमेटली मुद्दा क्या है समाज में, जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है या ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है? अगर जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है तो फिर उस तरीके से सोचते हैं, और अल्टीमेटली मुद्दा है कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है तो फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जॉब इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एआई, और इसके बारे में मैंने पहले भी क्लियर किया इसी सेशन के अंदर कि भाई जॉब्स क्रिएट भी होंगे और डिस्ट्रॉय भी होंगे। स्टीम इंजन्स ने भी जॉब डिस्ट्रॉय किए, डेस्कटॉप ने भी जॉब डिस्ट्रॉय किए, यूट्यूब ने भी जॉब डिस्ट्रॉय किए।
बट क्या ऑफलाइन इंडस्ट्री ठप पड़ गई ऑनलाइन इंडस्ट्री के आने से? क्या बंद हो गया मैटर? लोगों ने अडॉप्ट किया। तो AI and jobs certainly has an important reason, but AI should not just only be understood from a narrow perspective of its impact on job, because the broader implications on the larger society is something which the humanity decisively requires today. AI and job के अंदर इम्पैक्ट क्या होगी सर? दो चीज। एक होती है डी स्किलिंग, कुछ लोगों की स्किल्स खत्म हो जाएगी। जैसे बोला जाता है कि कंटेंट डेवलपर्स चैट जीपीटी के थ्रू मैं बहुत बढ़िया सा एक थीसिस लिख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ डी स्किलिंग्स होगी जिसके कारण जॉब लॉसेस कुछ सेगमेंट्स में आएंगे, और दूसरी तरफ रीस्किलिंग होगी जहां पे कुछ एक नए पैटर्न्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगे जिसके लिए लोग समझेंगे, स्किल्ड होंगे और उन जॉब्स को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कंप्यूटर्स ने कुछ जॉब्स को रिप्लेस किया तो कुछ जॉब्स क्रिएट भी किए। स्टेनोग्राफर का जॉब खत्म, टाइपराइटर वाले जॉब्स खत्म हो गए डेस्कटॉप आने से, लेकिन उस डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए कोई बंदा था। और सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, टाइपराइटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं था, हैकिंग नहीं था। आज कंप्यूटर के अंदर हैकिंग के लिए, सॉफ्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग कंपनियां खड़ी है, लाखों मिलियंस ऑफ जॉब्स देते हुए। उसको मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स खड़े हैं, उसको कॉन्स्टेंटली डेवलप और नच करने के लिए इंजीनियर्स बैठे हैं, वो प्रोग्राम्स और ऐप बनाने के लिए जॉब्स क्रिएट हुए। एक टाइपराइटर गया और लाखों जॉब्स आए, लेकिन जब ये कंप्यूटर आ रहा था तब रोना हमारा यहीं पे था कि जॉब्स चले जाएंगे। कुछ जॉब्स को स्किलिंग करने की जरूरत है, and that technology cannot be restricted just because it hampers some of the job, because overall if the positive jobs are created in societies, 50 क्रिएट हो रहे हैं और 3 अगर टूट रहे हैं तो उन तीनों को रीस्किल करके इस सिस्टम में अडॉप्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, सेनेट साहब की स्टडी थी ब्रिटेन के अंदर एक बेकरी की। उन्होंने ये देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ऑटोमेशन की है, लेकिन फंडा समझ में आएगा। यह देखा कि इस बेकरी के अंदर जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, प्रोसेस ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस की गई, तो इस बेकरी ने जॉब के अंदर जो लोग थे उनको हायर किस बेसिस पे किया? इस बेसिस पे किया कि उन्हें क्या कंप्यूटर चलाने आते हैं। इस बेसिस पे नहीं किया कि उसे केक बनानी आती है कि नहीं। तो पहले एक बेकर हायर होता था ऑन द बेसिस ऑफ द केक विच ही लार्जली कैन फॉर्म, but now that same baker was hired on the basis of whether he is having a computer skills or not. ये बेकरी से निकला, कंप्यूटर प्रोग्राम किया और फिर इसी बेकरी के अंदर आके बैठ गया। स्किल्स बदली है। कुछ जॉब्स गिरेंगे जो क्लाइमेट चेंज से भी गिर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन से भी गिर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी गिर रहे हैं। So skilling and de-skilling would simultaneously take place in artificial intelligence. There is no doubt about it. Neither it would completely lead to end of jobs, neither it would largely create extreme levels of job. There would be creation in one sphere and destruction in another sphere. How to make AI and jobs compatible? लेकिन क्या कोई ऐसा solution है जिससे AI और jobs को compatible किया जा सके? Yes. Focus on creating new jobs by reforming the existing educational system. क्या कभी बैठ के देखा, जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एजुकेशन के सिस्टम से तहत कोई सिलेबस है इसके अंदर? व्हाइट हैट जूनियर्स ऐसी कंपनीज जो है कोडिंग सिखा रही थी बीच में, और ऐसी और भी कंपनीज होगी, क्या सिलेबस के अंदर इस कोडिंग का कोई मेंशन या जिक्र है? आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द सोसाइटीज ऑफ 21st centuries where we want to become विश्व गुरु? And can India become विश्व गुरु by not adopting artificial intelligence technologies when the world is behind it? हमारे एजुकेशन पैटर्न्स के अंदर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल है कि जो फ्यूचर में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो ऑलरेडी कंपैटिबल हो उन जॉब्स के लिए। आज से 5 साल के बाद पीपीटी मेकर की जरूरत नहीं होगी, शायद आर्टिफिशियली बोल के पीपीटी जनरेट की जा सकती है। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट, इफ अगर मान लो फिर भी जॉब्स जाते हैं एआई आने से,
तो हमें सरकारी व्यवस्था को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जहां पे स्ट्रांग वेलफेयर मेजर्स देने पड़ेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ मे बी यूबीआई और इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर दोस पीपल हु आर लूजिंग द जॉब। तो तरीके हैं जॉब की क्राइसिस को टैकल करने के लिए, इफ यू अडेप्ट टू द सिस्टम एंड डिस्पाइट ऑफ योर बेस्ट adaptive abilities, if you still lose the job, then it is the duty of the government, civil society and humanity at large, there a buffer stock has to be created in order to ensure that the welfare is present to those people who are losing their jobs. आगे जाएं तो एआई एंड जॉब्स के अंदर कुछ फैक्ट है जो मैंने बोला, 30 लोगों का जॉब क्रिएट हुआ है एक ड्रोन की एप्लीकेशन से। तो भाई जॉब खत्म नहीं हुए, जॉब ज्यादा हुए। फैक्ट कुछ ऐसा कह रहा है। Hence loss of job happens, but with this the creation of new jobs takes place simultaneously. तो कोऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचते हैं, ना कि इग्नोरेंस और टेक्नोलॉजी एमनीशिया से गाइड होते हुए टेक्नोलॉजी के रिजेक्शन के बारे में सोचें। अब आते हैं इंपैक्ट ऑफ एआई। जॉब्स में हमने देखी और भी बहुत सारी दिशा और दशा देखी है इसकी। ओवरऑल इंपैक्ट पे हम डिस्कशन करें तो क्या है? ह्यूमंस आर फार बेटर एट इन्वेंटिंग टूल्स देन यूजिंग देम। हम ह्यूमंस की एक प्रॉब्लम रही कि हम चीजों को बनाते बहुत अच्छे से, लेकिन उनके यूज की जब बात आती है तो डिफिकल्ट हो जाती है। मेरे बच्चों के साथ मैं ये कोट हमेशा शेयर करता हूं, मुझे लगा यहां पे भी करना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल हम बहुत अच्छे से बनाते हैं, शेड्यूल को स्टिक नहीं करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर कभी हम स्टिक नहीं करते हैं। It is generally agreed that machine learning and robotics will change almost every line of work. चाहे वो ब्रेड से योगा करने तक का तरीका क्यों ना हो, हर चीज बदलने वाला है। ये क्या इंपैक्ट है इस चीज की? पहले देखते हैं नेगेटिव फॉलोआउट्स। सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, टीवी वुड वॉच अस व्हाइल वी आर वॉचिंग टीवी, कि एक टाइम आएगा जब टीवी हमें देख रही होगी जब हम टीवी को देख रहे हैं। आज से करीबन 5 से 7 दिन पहले की न्यूज थी, जहां पे टीवी के अंदर, स्मार्ट टीवीज के अंदर एक कपल का इंटीमेट मूवमेंट रिकॉर्ड हो गया और वो वायरल कर दिया गया। शायद आज हम उस जगह खड़े हैं जहां पे टीवी वुड वॉच अस व्हाइल वी आर वॉचिंग द टीवी। कल किस किस चीजों से बचेंगे हम? हर चीज हमारा मूवमेंट ट्रेस कर रही है। आज मैं ऑनलाइन हूं तो मेरे ऑनलाइन फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन कल मेरे हर जगह के फुटप्रिंट होंगे। आज भी गूगल मैप्स मुझे मेमोरीज बिफोर 5 इयर्स, मेरे 5 साल की मेमोरी जो मेरे माइंड में रिकॉर्डेड नहीं है, वो गूगल मैप्स के अंदर रिकॉर्डेड है गूगल कंपनी के पास में। दिस इज अ सीरियस कंसर्न कि ये एक आईब्रो रेस कराता है कि शायद आगे जाके कुछ प्राइवेसी रही नहीं जाएगी। एआई में अंडरमाइन बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी पे जो डेमोक्रेसी चल रही है, सिस्टम बैठा हुआ है, वो शायद ढह जाएगा। कैसे? Instead of becoming victim of human and collective inequality, people may become individual discriminations based on decision taken by algorithm. AI जब आएगा तो मशीन लर्निंग वाले सिस्टम्स एल्गोरिदम बेसिस पे डिसीजंस या रिकमेंडेशंस देंगे, और उसके बेसिस पे शायद वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। हेलो, हाँ, अरे नहीं यार, मुझे एक रिबॉक का शूज लेना था, तो जस्ट बताना मुझे यार, ठीक है ना? सोच रहा हूँ वो रन टोन वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही एक दिन बात कर रहा था मेरे फ्रेंड से शूज के बारे में, बिलीव मी, रियल एक्सपीरियंस। और उस दिन के बाद में कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक मुझे शूज के एड्स शो होने लगे जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूं। आई वॉज शॉक्ड, ये कैसे? और फिर जब सोचा कि यार ये तो डिस्कस किया था मैंने इससे My phone is listening to me even when it is not with me. ये है सिनेरियो। और अब इस फोन के अंदर जो गूगल ने एल्गोरिदम बनाया है उसी के बेसिस पर रिकमेंडेशंस आएगी मोरी, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो शायद कभी विजिबल ही नहीं हो पाएंगे।
तो जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चूज करते हो और टाइप करते हो द बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो रिकमेंडेशन वही आते हैं जो गूगल ने आपको दिए, और गूगल क्यों दे रहा है? क्योंकि उस कंपनी ने उसे पैसे दिए हैं। तो क्या आपका डिसीजन इक्वालिटी के ग्राउंड पे हो रहा है? क्या सबको इक्वल फील्ड मिल रहा है? और क्या आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड है? हाँ सर, मैं गूगल करके आया हूं। जब कोई मुझे ये बोलता है तो मैं समझ लेता हूं उस बंदे के पास जीरो इंफॉर्मेशन है इस चीज की, बिकॉज गूगल इंफॉर्मेशन वही दे रहा है जो उसे पैसा दे रहा है। A system which you are going to face in the times to come. Big data coupled with AI can fuel digital dictatorship. कैम्ब्रिज एनालिटिका, सुना है आपने कैसे रशिया ने अमेरिका के चुनाव को इन्फ्लुएंस किया, डोनाल्ड ट्रंप को हराया। जिन कंपनीज के पास बड़ा बड़ा डेटा है वो एआई, मशीन लर्निंग, स्ट्रॉन्ग एआई को यूज करके उस डेटा का इतना वाइड मल्टीफेसेट यूज कर सकते हैं दैट इट मे लार्जली बिल्ड अप डिजिटल डिक्टेटरशिप्स इन द वर्ल्ड ओवर। और इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि शायद आगे जाके नॉट ओनली द ह्यूमैनिटी वुड एट be the mercy of those big companies and corporates, but the entire state systems would come at the mercy of the big corporates who are largely controlling big data. आज किसी भी बिजनेस को पहले किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट के बेसिस पे नापा जाता था, और आज किसी भी बिजनेस को हम देखते हैं कितना डेटा एनगल्फ करता है उसके बेसिस पे। अगर आप ज्यादा डेटा जनरेटिंग कंपनी हो तो गूगल आपको बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकता है। आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ सेकेंडरी थिंग। और ये इंपैक्ट अगर एआई से मेस्मराइज कर दी जाए, द सिचुएशन गोज टू अ नेक्स्ट लेवल, जहां पे वर्ल्ड कुड बी इन चेन्स ऑफ सर्टेन elites or certain dominants determined on the basis of data. नेक्स्ट फॉल आउट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हम फाइट मार रहे हैं ह्यूमंस इक्वालिटी की। आज भी ये फाइट इक्वालिटी की चलती आ रही है हमारे समाज के अंदर, लेकिन जब एआई आ जाएगा तो इक्वालिटी की फाइट नहीं होगी। द ह्यूमंस वुड बी फाइटिंग टू रिमेन रेलिवेंट इन सोसाइटी, एंड रिमाइंड यू, the fight for being relevant is much more strenuous when compared to fight for equality. It may make humans irrelevant as we are now living in the era of hacking humans. न मेरी सोच मेरी रहेगी, न मेरी बॉडी मेरी रहेगी, न मेरे अपने मेरे रहेंगे, न शायद किसी के लिए मैं जरूरत हूं, न शायद मेरे लिए कोई जरूरत है। Irrelevancy, era of irrelevancy. क्योंकि हर चीज शायद मशीन कर लेगी, आई वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय देन। और ऐसा सिनेरियो would only create fatalistic, alienated and hopeless humanities, and which may bring the certain death of humanity which the Hawkins advocated in 2014. राइज ऑफ एआई में मेक टैक्सिंग ऑफ मनी इररेलेवेंट। बात सिर्फ इतनी नहीं है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और ढांचे हैं वो भी बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और शायद बदलने पड़ेंगे अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो। क्यों? आज टैक्स मनी पे लगाया जाता है। जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या है, जहां पे कंपनी से गुड जनरेट होते हैं उधर, और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगाया जाता है। तो गुड्स पे लगाया जा रहा है, सर्विसेज पे लगाया जा रहा है, कहां दी जा रही है, कहां ली जा रही है, टैक्स कहां कलेक्ट किया जा रहा है, कहां पे किया जा रहा है, इसके बेसिस पे आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाते हो आप। लेकिन आने वाले समय के अंदर पैसों में आदान प्रदान होगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन के अंदर आदान प्रदान होगा। बार्टर सिस्टम मनी सिस्टम पे जैसे आया, वैसे ही मनी सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे चला जाएगा। द मनी इंफॉर्मेशन वुड बी मनी। The fiduciary money which we are having today may lose its importance, and in that circumstances the taxing of information will become much important concern than taxing of goddamn money in the society. Coming next, data revolutions has led to development of attention merchant. कुछ attention merchant भी आ गए। मतलब क्या है, इसका सिंप्लीफाई करूं तो आज फ्री ईमेल और चीजों के बेसिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। The companies capture the attention by providing us with free email, free services. अगर आप
द हिंदू न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करते हो, लॉगिन करके सब्सक्राइब करते हो, तो 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल दे रहा है वो। 1 महीने का माइक्रोसॉफ्ट आपको पीपीटी या एमएस ऑफिस का फ्री ट्रायल दे रहा है। जीमेल ईमेल हमेशा ही फ्री रहा है, फेसबुक हमेशा ही फ्री रही है, व्हाट्सएप हमेशा ही फ्री रहा है। कभी बैठ के सोचा ये पैसा कहां से बना रहे हैं? उस डेटा से जो इनके पास है, उस इंफॉर्मेशन से जो इनके पास है। अब आपको लगता है कि आप इनके कस्टमर हो, आप कस्टमर नहीं हो, आप इनके प्रोडक्ट हो। You and I are the product of these companies. We are not the customers of these companies because it is our data which they are actually selling it to the other companies and earning a profit out of it. This is AI. कि customer would become the product of the very companies with whom he largely, from whom he takes the services. AI is distancing us from our bodies. कोविड ने हमें एक दूसरे से डिस्टेंस किया, लेकिन एआई हमें अपने आप से डिस्टेंस करेगा। क्यों? स्मेल करने की कैपेसिटी, बोलने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, अपने बॉडी को फील करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैठे बैठे एलेक्सा जो है मेरी टीवी चालू कर देती है। बैठे बैठे एलेक्सा मुझे गाना सुना देती है, और वही एलेक्सा बैठे बैठे शायद मेरे बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ा देती है। अपने बॉडी तक का अटेंशन खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, ऐसा मानना है, क्योंकि ये सिस्टम्स इस लेवल पे डेवलप हो जाएंगे। सेक्स टॉयज, आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एआई एप्स आए हुए हैं जहां पे अब सेक्स टॉयज में भी इलीगल इन इंडिया, बट जापान के अंदर ये फैमिली क्राइसिस लेके आ रही है। बिकॉज वी ऑफन सी दैट दीज थिंग्स हैव चेंज्ड हाउ वी लार्जली लिव अवर लाइफ। कडलिंग कैफेज है जापान के अंदर। पीपल वुड एंजॉय द बेस्ट हेल्थ केयर इन द हिस्ट्री। एआई हेल्थ को बहुत अच्छा करेगी, लेकिन यही बेस्ट हेल्थ केयर वुड बी द रीजन व्हाई दे वुड ऑलवेज रिमेन इल। क्यों? हर चीज आपकी जब टेक्नोलॉजी करने लगेगी तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा हेल्थ कंसर्न्स रहेंगे। कभी सुना है तुमने कि जुकाम लग गया उस दिहाड़ी मजदूर को जो बस्ता खींच रहा है रोड पे? कभी देखा है? लेकिन आपको और मेरे को थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेते तो जुकाम लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? हम ज्यादा बेस्ट चीजें यूज कर पा रहे हैं। एंड द वेरी exceptional healthcare which would be provided to us is because the very fallout of health is because of the AI systems which we often have. लेकिन क्या AI में हर चीज इतनी पेसिमिस्टिक है सर? सर क्या AI सच में इतना खराब है? क्या इसके पॉजिटिव्स हैं? क्या ये होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों फॉल आउट होते हैं यार, दैट इज ऑलवेज देयर। बेनिफिट्स क्या है सर? पॉजिटिव साइड ऑफ एआई जब देखें, 2 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नॉन ह्यूमन एबिलिटीज जो एआई के अंदर है हम लोगों में नहीं है, अपडेटेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। एआई को मैंने वायर निकाला, चिप निकाली, अपडेट किया, सेट है, उसका पूरा थॉट पैटर्न चेंज हो गया। चिट्टी रोबोट पिक्चर देखी है? एक चिट्टी रोबोट होते हैं उसमें, रजनीकांत, तलाइवा। एक चिप निकाल के मैनिपुलेट कर दी, डिफरेंट प्रोग्रामिंग डाल दी, वो बंदा एकदम एंग्री यंग मैन बन गया। वही चिप निकाल के मैंने ठीक कर दी, वो अल्ट्रुइस्टिक बन गया। इतनी फास्ट अपडेटेबिलिटी है आपकी और मेरी। आज तक साला पेट्रियार्की तो खत्म हो नहीं पाई हमारे दिमाग से। आज तक बहुत सारे डॉगमास, मिथ्स एंड बिलीव्स खत्म नहीं हो पाए। हजारों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 17th 18th सेंचुरी से इंडिया में स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी आज भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है अनटचेबिलिटी आज भी जिंदा है। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर आज भी जिंदा है। कहां है वो अपडेटेबिलिटी? यस, धीरे धीरे होता है ह्यूमंस में। फास्टेस्ट कनेक्टिविटी तो भाई हमारी इतनी स्ट्रांग है कि एक बार किसी ने मुझे बुरा बोल दिया तो भैया छोड़ो, इसी के अंदर आपने एक खराब कमेंट लिख दिया, अरे इस आदमी ने ऐसा कैसे कहा। वहीं सर ने आपको थोड़ी सी डांट फटकार लगा दी तो सर कौन होते हैं? फीस दे के पढ़ा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कनेक्टिविटी में ह्यूमंस में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबिलिटीज। लेकिन वहीं पे जब मशीन्स देखो तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आपने प्रोग्रामिंग करके कनेक्ट कर दी तो वो उस कनेक्शन से कभी भटकेंगे नहीं, ये तो लिखवा के ले लो।
इस एबिलिटीज के कारण बहुत सारी एबिलिटीज है, बहुत सारी एरियाज है जहां पे एआई को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है. मेक अ नोट ऑफ इट. पॉजिटिव साइड, एआई विल हेल्प इन इंश्योरिंग बेटर हेल्थ केयर. ये तो तय बात है कि हमारी हेल्थ केयर बहुत बेटर हो जाएगी. एआई सिस्टम्स ऑलरेडी इस लेवल पे है कि प्रिसाइज सर्जरीज बहुत इफेक्टिव लेवल तक कर सकते हैं. बिहार के अंदर आज के दा हिंदू के अंदर, आज का मतलब 22 फरवरी के दा हिंदू के अंदर एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसके अंदर बिहार का एक फैक्ट है कि कैसे सिर्फ एक डॉक्टर है 20,000 लोगों के ऊपर बिहार के अंदर. तो यह बताता है कि रोबोट्स जो हैं कहीं ना कहीं मल्टीपल सर्जरीज प्रिसिशन के साथ कर पाएंगे. साथ ही साथ में ऐसे सिस्टम्स रहेंगे जो हमारी हार्ट रेट को फटाक से बता पाएंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस को डिटरमाइन कर पाएंगे. एप्पल वॉच जो नॉर्मली मैं पहनता हूं उसके अंदर बताते हैं और अब नॉर्मल हार्ट रेट किस किस टाइम में हुई पूरे दिन. तो अगर वो एक लॉन्ग टर्म स्पैन तक चलता है, एक्सरसाइज कर रहे हो तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म स्पैन तक चलता है तो आपको पता है भाई डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है. हेल्थ केयर वुड नीड रीच टू नेक्स्ट लेवल. सोशली थेरापॉटिक रोबोट्स, जो मैंने एक डिफरेंटली अनेबल्ड अंकल का एग्जांपल दिया था, ये सोशली थेरापॉटिक रोबोट्स वो होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स या कोई लोनली जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज के अंदर, उनके काफी काम आता है. दे लार्जली इंश्योर देयर इमोशनल वेलबींग. ये रोबोट्स रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो केयर गिविंग सिनेरियो बेहतर हो सकता है और अच्छे से हो सकता है. Replacing human drivers with computers is expected to reduce death. Fact. बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम्स रही है. नितिन गडकरी साहब ने हमेशा इस चीज को हाईलाइट किया है, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज ने हाईलाइट किया है. ड्रंक एंड ड्राइविंग के अवेयरनेस के लिए इतने इतने बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी भैया हमें तो पीना है, हमका पीना है, पीना है, हमका पीना है. द पॉइंट इज दिस कि इसके कारण ड्राइवर की डेथ हो रही है सो हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी और लोगों की लाइफ, बेगुनाहों की लाइफ जो जा रही है वो बहुत हाई लेवल पे है. लॉट ऑफ millions and billions of property damage or the man days are lost every year throughout the world. वो सारी चीजें बचा सकते हैं अगर इंटेलिजेंट सिस्टम्स हो. सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइवर कार होनी जरूरी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स हो सकते हैं जो आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं. कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है गाड़ी के. These systems can save lot of life. They can largely help us in reducing the rate of disabilities which the abled people often face in their life due to different forms of accidents which they overcome. Humans suffer from insufficient data and emotional outburst. ये थोड़ा सा डिबेटेबल पार्ट है. हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत हो जाता है. कभी कभी झटके से हम इमोशंस पे डिसीजन लेते हैं. खाने में एक बाल आने से लोग डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं. ऐसे डाइवोर्स हुए हैं, मैंने खुद कोर्ट रूम में देखे हैं. अब मेरा नहीं हुआ है कहने का मतलब, आई हैव ऑल्सो डन माई लॉ सो आई नो दैट दीज केसेस टेक्स प्लेस. AI कैन हेल्प इन मेकिंग द डिसीजंस मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट. AI आएगा तो शायद ये इमोशंस को बेटर किया जा सकता है. जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, रोबोट्स में वो इमोशनल इंटेलिजेंस फिट की जा सकती है. बट क्वेश्चन ये है, वुड AI टेक डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स? सर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सेल्फ लर्निंग रोबोट्स होंगे, कल अगर वो मैनिपुलेट करने लगे तो? साहब ने बोला है कि वो अपने आप को प्रोहिबिट कर सकते हैं कि अगर कोई उन्हें डिस्ट्रक्शन करे, तो क्या जरूरी है वो एथिकल बेसिस पे ले डिसीजन? जरूरी तो नहीं है. लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्या ह्यूमंस हमेशा एथिकली डिसीजन लेते हैं? क्या आपने हर बार एथिकली डिसीजन लिया है? क्या मैंने हर बार एथिकली डिसीजन लिया है? व्हाट डू यू थिंक? जब अपनों पे आती है तो सारी फिलॉसफीज भूल जाते हैं हम. तो ये जहां तक एथिक्स की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स, we are not living in a perfect world where humans are always taking actions on the basis of ethics. Therefore, expecting such forms of ethics from artificial intelligence machines is something which is useless to be asked. हमें इतना इंश्योर करना है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजन ले. एथिक्स पे तो ह्यूमंस भी नहीं चल रहे हैं. इस लिहाज से मशीन्स को नहीं साइड में रखा जा सकता कि वो एथिकल नहीं है. क्यों? क्योंकि रावण को तब जलाना चाहिए जब खुद राम बनने की कैपेसिटी रखते हैं हम.
जब तक मैं राम नहीं बन पाऊं तब तक मुझे शायद रावण को जलाने का अधिकार नहीं है. तो द एथिकलिटी वुड ऑलवेज रिमेन क्वेश्चनेबल हियर. Hence, certainly there are advantages of AI in various fields. It would be madness to block AI just in order to protect jobs. As I said, after all, we are meant to protect the humans, not just the bloody jobs. Sorry to use this word, but ये इसलिए stress किया गया ताकि तुम्हें समझ में आए कि जॉब प्रोटेक्ट तब होंगे जब ह्यूमैनिटी प्रोटेक्ट रहेगी. तो AI is having larger repercussion which needs to be discussed. Just the AI and job debates need to be sidelined. First, overall impact needs to be understood. Despite these challenges, why are we not doing anything? बहुत सारी fears हमने देखी जो different लोगों ने बताया. फिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों इन सारी चीजों को अनदेखा कर देते हैं? क्यों कभी इन चीजों पे फोकस नहीं किया जा रहा है? AI is made by engineers. Engineers अपने inventions को कभी भी नेगेटिव वाला पार्ट नहीं बताएंगे. नेगेटिव कौन बताता है आपको? सोशल साइंटिस्ट. तो AI के ऊपर जब भी आप इंजीनियर का आर्टिकल पढ़ोगे, पॉसिबिलिटी है कि एवरेज आर्टिकल्स ऑफ दोज वुड बी सेलिब्रेटिंग AI ओनली वेयर very few number of articles present like that of Hawkins and others would talk about its negative impacts as well. AI के नेगेटिव implications कभी इसलिए विस्तार में डिस्कस नहीं किए गए बिकॉज कहीं ना कहीं द इन्वेंटर्स वुड नॉट क्रिटिसाइज हिज ओन इन्वेंशन. Therefore, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और साइंटिस्ट कम्युनिटी को एक साथ बैठना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लार्जर रिपरकशंस ऑफ दिस. सुपीरियरिटी ऑफ AI वर्सेस ह्यूमन. कभी ये समझनी है कि AI और ह्यूमंस में जीतेगा कौन. तो AI की सुपीरियरिटी एग्जिस्ट करती है कनेक्टिविटी ऑफ अपडेटेबिलिटी पे. सर ह्यूमंस इमोशंस है ना, सर ह्यूमंस में कॉग्निटिव है ना, सर ह्यूमंस में ये वो सारी चीजें AI में ऑलरेडी आ जाएगी. तो जब इन दोनों की लड़ाई होगा, मान लो कभी एक ऐसा सोसाइटी है जहां पे दोनों का युद्ध हो रहा है, ह्यूमंस में जो चीजें सारी AI में है, लेकिन AI में दो ऐसी चीजें जो ह्यूमंस में नहीं है. इसके लिए द वॉर ऑफ AI और ह्यूमंस अगर हुआ कभी जीवन में, मे बी यू एंड आई वुड नॉट विटनेस दिस इन आवर दिस लाइफ टाइम. The possibility of AI winning over humans always remains higher just because of these two specific skills which they carry. Technology, spelling mistakes है थोड़ी सी. Technology disruption is a real risk, but unfortunately it is not even an item on agenda of discussion. ये इतनी सारी रिस्क जो AI की है कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा है. ट्रंप साहब ने आपको बोला कि मैक्सिकन्स जॉब खा जाएंगे अमेरिका के, लेकिन ट्रंप ने आपको कभी ये नहीं बोला कि आने वाला समय है जहां पे AI जॉब्स खाने वाला है. ये बताता है कि किस तरीके से इस डिबेट को एक पर्टिकुलर तरीके से रखा गया सो दैट द पीपल डू नॉट डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट द broader implications of AI and they may just accept AI because Alexa बढ़िया है, Alexa काम कर देती है, Alexa ऑर्डर मान लेती है. Do we really need AI? तो क्या हम ये माने कि AI की जरूरत नहीं है या है? इसके ऊपर क्या विचार होने चाहिए कि सच में AI की जरूरत है क्या? इसके लिए फिर दो बातें हैं. It depends if humans opts for faster and effective way to complete their work and to work constantly without taking a break. Yes, it is. हमें अगर efficiency बढ़ानी है तो AI चाहिए, लेकिन अगर हम existing efficiency से satisfied है और अगर हमें नहीं बढ़ानी है तो AI की कोई जरूरत ही नहीं है इस दुनिया के अंदर. लेकिन we all know कि हिस्ट्री बताती है कि हमेशा हम और एफिशिएंट बनने की कोशिश करते चले गए और बने भी हैं हम और एफिशिएंट. इसके लिए शायद AI आने वाला है बिकॉज एफिशिएंसी इज द क्राइटेरिया विच वी ऑफन टू वैल्यू. दूसरी चीज, इसी एफिशिएंसी के चक्कर में जो फॉल आउट होने वाला है आपके साथ क्रिएटिविटी का. Creativity is the price which the modern society pays for the increase in productivity. मैक्स वेबर ने एक बार ये बोला था और AI पे फिट होता है कि हम AI is required only when you want productivity. AI is not going to bring something creativity. Creativity would largely, humans are sufficient to create things.
Hence, if desire creative society, AI is no. But if we want or desire effective or efficient society, then there is no alternative to AI. चॉइस हमारे पे है, आज कल नहीं रहेगी। लेकिन मान लो कि मैं चॉइस करता हूं क्रिएटिविटी का, लेकिन अमेरिका चूज कर रही है इफेक्टिविटी, तो मैं रेस में पीछे रह जाऊंगा, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली पीछे रह जाऊंगा। तो शायद एक ग्लोबल फोरम होगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज इट कैन नॉट बी फियर ऑफ मिसिंग आउट। You cannot largely be everybody would have to have a common view, and we all know well common view develop होने इस diversified society में difficult है। तो अगर AI आती है then what needs to change? मान लेते हैं कि शायद आज हम उस हिस्ट्री के पहलू पे खड़े हैं, मोड़ पे खड़े हैं, जहां पे शायद AI को रोकना असंभव है, लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जहां पे AI और ह्यूमंस कंपैटिबल हो जाए एक दूसरे से, AI और ह्यूमन एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने लगे? यस, किया जा सकता है। क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? थिंग्स टू फोकस ऑन फॉर AI ड्रिवन वर्ल्ड जो ह्यूमन कंपैटिबल भी रहे। राइट्स ऑफ मशीन, हमें सोचना पड़ेगा कि जब ये मशीनें आएगी तो मशीन्स के राइट्स क्या रहेंगे, इनका लीगल पर्सपेक्टिव आज से डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। मान लो कल एक ड्राइवरलेस कार एक्सीडेंट कर देती है तो पनिश किसको किया जाएगा? ड्राइवर को, ड्राइवर तो है नहीं, अंदर बैठे हुए पर्सन को शायद जस्टिस नहीं होगी, कंपनी को कि उसने फॉल्टी कार बनाया, ये किसको पनिश करना है? ओनर को। ऐसे राइट्स ऑफ मशीन की बातें आज से करेंगे तब जाके शायद एक विकसित राइट्स डेवलप हो पाएंगे कॉन्सेंसस के बेस पे। लीगल चेंजेस टू टैकल एंश्योर दैट टू होना चाहिए ये, टू एंश्योर दैट एथिकल AI एग्जिस्ट। एथिकल AI का मतलब क्या होता है? जहां पे AI जो है ह्यूमंस के एग्जिस्टिंग एथिक्स, वैल्यूज, जनरल प्रपोजिशंस को फॉलो करेगा, उनका कभी उल्लंघन नहीं करेगा, उसे फॉलो और उसे दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। तो मान लो हिंदू सोसाइटी के अंदर मरे हुए घर, किसी के घर में डेथ हो जाए, वहां जा रहे हो तो वो व्हाइट क्लॉथ पहन के जाएगा, या फिर वो रिस्पेक्टिव जो भी उनका कल्चर बोल रहा है वो, दैट एथिक्स, दैट जनरल वैल्यूज हैज टू बी अडहेर्ड बाय। चेंजेस इन एजुकेशन टू एंश्योर AI फ्रेंडली सोसाइटीज, ये तो हमें तुरंत बदलने की जरूरत है। यू कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुड लार्जली हैव गिवन स्पेस फॉर AI इंट्रोडक्शंस, अंडरस्टैंडिंग्स। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द in what you call IITs or NITs, or for that matter National Vallabhbhai Patel Academy of Policing, that Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, या फिर लबासना, इन सबको ट्रेनिंग मॉड्यूल में डालना चाहिए। आज से तैयारी करेंगे तो देन वी वुड बिकम द आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू टैकल मशीन वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। कल मशीन और ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे। क्या किया जाएगा? डिस्पोजेबल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ AI, जब तुम्हें पता चला कि ये कहीं ना कहीं अपने मॉडस ऑपरेंडी से डाइवर्ट कर रहा है, तुरंत डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम्स को। वहां पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, बिलियंस हो चाहे मिलियंस का हो, दैट हैज टू बी इमीडिएटली डिस्ट्रक्टेड, बिकॉज नहीं तो शायद वो अपना गिरोह बना लेगा AI का, विच वुड स्टार्ट डोमिनेटिंग ह्यूमंस। देयर शुड बी नो हेसिटेशन ऑन दिस। जेनोस डेल्कर, ध्यान से सुनना, पॉलिटिको यूरोप्स AI's करस्पॉन्डेंट, क्या बोलते हैं? आई डोंट थिंक AI विल एवर बी फ्री फ्रॉम बायस। कभी पूरा फ्री बायस तो नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट एज लॉन्ग एज वी स्टिक टू मशीन लर्निंग एज वी नो इट टूडे। What's crucially important is, I believe, is to recognize that those biases exist and that policymakers tries to mitigate them. हमें AI के अंदर यह मानना है कि हमेशा परफेक्ट इक्वालिटी पे तो नहीं चलेगा, अनबायस्ड नहीं चलेगा। क्यों भाई? वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन नॉलेज पे बेस्ड है, उसके अंदर फीड तो हमारे ही अंश है, या फिर आइडियोलॉजीज हैं, या बिलीव्स है। तो ये एक्सेप्ट अगर करके हम बनाते हैं कि देखो कुछ बायसनेस रहेंगे, उन्हें हम ठीक करते रहेंगे। डोंट कंसीडर दैट योर मशीन्स आर फ्लॉलेस। दिस इज द ओनली थिंग विच ही इज ट्राइंग टू से हियर। Ensuring AI adapts to society, और क्या क्या होने चाहिए जो पिछले स्लाइड से पहले देखा था हमने। हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन AI ऑफ यूरोपियन यूनियन प्रेजेंटेड एथिकल गाइडलाइंस। ये वो गाइडलाइंस है जो मैंने यहां पे लिखी है। Trustworthy AI in 2019 that suggested AI systems must be accountable, explainable,
कोई अगर मशीन एक्शन ले रही है तो जो उसके ओनर या कंपनी वाले उसे एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी लिखते हैं क्या, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे कर लिया इसने। भाई जब क्रिएटर को नहीं पता ये कैसे कर लिया, इसका मतलब वो मशीन अपने आप कुछ कर रही है। खत्म करो, बिकॉज अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, आगे कैसे आएगा। तो उसे एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी नहीं, देखो ये प्रोग्राम में हमने ये डाला था इसलिए ये ऐसा आ रहा है। एक्सप्लेनेबल एंड अनबायस्ड, 3 emphasizes were given in this particular guidelines. Lawful, respecting all applicable laws and regulation. हर AI को जिस भी कंट्री में बना उसके लॉ को फॉलो करना है, उसके बेस्ड बनना चाहिए, उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। एथिकल, रेस्पेक्टिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जिस भी समाज की है, इंडिया और अमेरिका की वेरी कर सकती है, जिसमें भी है उनकी वैल्यूज को रेस्पेक्ट करोगे, उसके हिसाब से चलोगे। Robust, being adaptive, reliable, fair and trustworthy from a technical perspective while taking into account social environment. Principles on which AI should be based. अब अगर कोई AI बनाना है तो शायद ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए। AI should not trample on human autonomy. Human autonomy को खत्म नहीं करेगी वो। People should not be manipulated or coerced by AI systems. वो manipulative नहीं होनी चाहिए कि humans को डेटा के बेसिस पे मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लिया। AI should be secure and accurate. इसको बहुत इजीली कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सके, नहीं तो ये सिस्टम बहुत डेंजरस हो जाएंगे। किसी ने कुछ और सिस्टम बदल दिया तो काम खत्म। Data and algorithms used to create AI systems should be accessible and the decisions made by the software should be understood and traced by human beings. जो भी डिसीजन ले, जैसे हमने बोला भैया ह्यूमन बीइंग उसे समझ पा रहा है तो ठीक, नहीं तो खत्म करो मशीन को। Services provided by AI should be available to all. सबको होना चाहिए regardless of age, race, gender, etc. क्योंकि अगर इसकी सर्विसेज को रेस्ट्रिक्ट करने लगे आप तो वो एक क्लास इनइक्वालिटीज, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स आने की बहुत बड़ी संभावना है, वेयर ओनली सेलेक्टेड पीपल वुड बिकम सुपर ह्यूमन, अदर्स वुड लार्जली बिकम इररेलेवेंट क्लास और यूजलेस क्लास। AI system should be auditable and covered by existing protections for corporate whistleblowers. कुछ दिक्कत हो रही है, विजल ब्लोअर्स जो अगर उसमें कर रहे हैं उनको कवर करो अपने लॉस के अंदर। वैल्यू अपहोल्डिंग, इसका मतलब AI should adhere to social values. In other words, the universal values that govern the actual world should be adhered by. जो भी universal values है, protecting the life, protecting the people, team spirit, honesty, love, compassion, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, इसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ नहीं कर चलना है उसे। लेसन्स लर्न्ड अभी तक क्या है AI के सिस्टम से? The future job market would be characterized by human और AI, दोनों की कॉपरेशन से ही डिटरमाइन होगा आगे का वर्चस्व किसी भी समाज का। We need to manage AI in such a manner that would prevent sapiens mind from snapping, और उस मैनेजमेंट के लिए ये सारी टेक्निक्स है। ऐसा नहीं हो कि हमारा माइंड ही स्नैप कर जाए। AI debate has centered around only employment. We need to recognize broader implications which I've tried my level best to make you understand here. Writing right ethical code with cooperation of social scientists. Social scientist को जगह दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बनाते वक्त, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वैल्यूज और एथिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ, एंड देयर वैल्यूज एंड एथिक्स, देयर एक्सपर्टाइज शुड बी टेकन एंड इनकलकेटेड इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स सो दैट द सिस्टम्स रिमेन्स एथिकल। फाइनली एंथनी गिडन्स एक चीज बोलते हैं जुगरनट के बारे में कि हाइपर मॉडर्निटी के जमाने में बैठे हैं हम, जहां पे एक जुगरनेट के अंदर बैठ तो गए हैं जो बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें बैठने के बाद इसका कंट्रोल हम खो चुके हैं। शायद अभी वो जुगरनेट सही नहीं लगता है, लेकिन आने वाले सिस्टम में ये एंथनी गिडन्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो सकता है अगर हमने ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को बनाने के लिए। Because ultimately, artificial intelligence systems may start ruling us than being ruled by us. If the right way these machines are not found out or built. Just for gaining short-term benefits, if these machines are built, then there is a long-term consequences which the entire humanity would be paying for it. As von der Leyen said in white paper on AI, a European approach to excellence and trust. AI must serve people and therefore AI must always comply with people's rights. High risk AI that potentially interfere with people's right has to be tested and certified before it reaches to our single market. तो कहने का मतलब
बडिंग सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल पे लाओ, लेकिन कोई ऐसा हाई लेवल एआई सिस्टम आप ग्राउंड पे लाना चाहते हो, लोगों के हाथ में देना चाहते हो, तो पहले उसकी सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेगी, उसका टेस्ट करना पड़ेगा, तभी इसको लॉन्च करने की अनुमति दी जाए। तभी शायद हम जो कैपेसिटीज है एआई की उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और एआई वुड रिमेन टूल, नॉट बिकम एंड मेक अस अ टूल। Precautions and preparations are the only two tools we have to ensure AI stays and does not become NI। ये मैंने पर्सनली लिखा था when I was making this, कि हमें प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा और हमें प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, ताकि AI रहे, NI नहीं बने। NI का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंटेलिजेंट नहीं बन जाए वो, defeating the very natural intelligent people like you and me। This was all about artificial intelligence। अगर सोशोलॉजी का बैच ज्वाइन करना है, 29th को बैच क्लोज हो रहा है, एंड इन लेक्चर के अंदर हमने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट के जितने पॉसिबल डायमेंशन से एआई के मैं कवर करूं, एंड दिस लेक्चर वुड सफाइस टू नॉट ओनली मेक यू अंडरस्टैंड एआई बट ऑल्सो मेक यू प्रिपेयर फॉर इट, एंड ऑल्सो लार्जली हेल्प यू टू मेक योर प्रिपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू योर examinations। Thank you, have a real nice day, bye bye। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।